हम लोग बात करने वाले हैं जो पुरानी आईपीसी में सेक्शन 511 था उस पर बात होनी। जो अब वर्तमान में आईपीसी जो बीएनएस है इसमें धारा 62 ये हो गया और हम लोग परंपरागत रूप से जो सोचते आए हैं वो ये कि धारा 511 उन अपराधों को करने के प्रयत्न के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जिनके प्रयत्नों के लिए आईपीसी में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं था या बीएनएस में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। अब चूंकि 511 स्वयं आईपीसी में वर्णित है, ठीक है ना, वो तो स्वयं आईपीसी में वर्णित है और दंड का प्रावधान कर रही है, ठीक है। तो 511 सेपरेट ऑफेंस ये बन गई, क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि 511 अपराध करने का प्रयत्न है इसलिए स्वयं में अपराध नहीं है। जैसे 307 है, हत्या करने का प्रयत्न होगा लेकिन स्वयं में वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस है और उसका 302 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 302 भी अपराध है और 307 भी अपराध है, या यूं कहें बीएनएस में 103 ये भी अपराध है और 109 ये भी अपराध है, क्योंकि अपराध की जो डेफिनेशन है वो तो ये कहती है कि अगर कोई काम विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है और दंडनीय बनाया गया है तो आईपीसी हो या बीएनएस हो उसके मुताबिक वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। कुछ अपराधों को करने के प्रयत्न उन्होंने पृथक अपराध के तौर पर वर्णित कर दिया और शेष सारे अपराधों को करने के प्रयत्न एक सेक्शन के माध्यम से अपराध घोषित कर दिए, लेकिन वो सेक्शन स्वयं में अपराध को ही परिभाषित कर रहा है, वो भी तो अपराध है। और किसी अपराध को किए जाने की प्रेरणा देना यानी दुष्प्रेरण ये भी अपराध है, ठीक है। तो सवाल ये है कि वे अपराध जिनके करने के प्रयत्न को, ठीक है, 511 में अपराध बनाया गया है वो तो बनाया ही गया, लेकिन स्वयं 511 यानी अपराध ऐसे अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए कोई किसी को दुष्प्रेरित करे तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ठीक है, यह विचार का विषय। जैसे उसने कहा था ना कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, ठीक है ना, कारावास से दंडनीय अपराध, ये सारी चीजें वहां, लेकिन 511 की डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे तो 511 की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसे अपराधों को करने का प्रयत्न जिनके लिए अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं है, ठीक है, या ऐसे प्रयत्नों को कारित करने का, ठीक है, ऐसे प्रयत्न जो 511 में वर्णित हैं, ठीक है, उनको कारित किए जाने का प्रयत्न ये अगर कोई करेगा तो वो भी यहां दंडनीय होगा,
ठीक है, आप देखें भाषा, जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करने का काम लेता है या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा। अंग्रेजी देखें, कहता whoever attempts to commit an offense, ठीक है, punishable by this संहिता with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed, या तो वो स्वयं उस अपराध को करने का प्रयत्न कर रहा है, ये स्वयं नहीं कर रहा, बल्कि कॉज ऑफेंस टू बी कमिटेड, यानी कारण उत्पन्न कर रहा है कि वो ऑफेंस जो 511 में वर्णित है वो कारित किया जाए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न करता है कि कोई अपराध किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? दुष्प्रेरक, इसी का नाम है। दुष्प्रेरक काम को खुद नहीं करता है। दुष्प्रेरक क्या करता है? दुष्प्रेरित काम को करने की प्रेरणा दूसरे को देता है। अगर प्रेरणा, इसे हम एक नाम या एक शब्द से पुकारे तो यह कहा जा सकता है कि दुष्प्रेरक वो कारण पैदा करता है जिसके कारण दुष्प्रेरित अपराध अस्तित्व में आता है। और वो कारण वो उकसाकर पैदा कर सकता है, वो कारण वो षड्यंत्र करके और फिर षड्यंत्र के, ठीक है, अनुसरण में और षड्यंत्र का जो अंतिम उद्देश्य है उसे प्राप्त करने की दिशा में कार्य करके या साझे सहायता करके वो उन कारणों को उत्पन्न कर सकता है कि द ऑफेंस, ठीक है, विच हैज बीन अबेटेड बाय हिम, ठीक है, उसको कारित किया जाए। ठीक है, तो 511 ऐसे अपराधों को करने का प्रयत्न दंडनीय बनाती है जिन अपराधों के लिए कोई दांडिक उपबंध संहिता में शामिल नहीं है। इसके अलावा 511 या जब भी हम 511 कहें, आप धारा 62 समझ लेंगे बीएनएस की। यह धारा 62 उस व्यक्ति के लिए भी दंड का उपबंध कर रही है जो धारा 62 में वर्णित प्रकार का प्रयत्न किए जाने के लिए किसी अन्य को किसी भी ढंग से प्रेरित कर देता है। हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप चोरी का प्रयत्न करो, हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, तो चोरी का प्रयत्न तो आप करेंगे, ठीक है, और आप 511 या 62 इसकी सहायता से दंडित होंगे। लेकिन हम, ठीक है, हम चोरी के दुष्प्रेरण के लिए नहीं, क्योंकि हमने चोरी का दुष्प्रेरण किया ही नहीं, हमने चोरी के प्रयत्न का दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, हमने ये कहा कि सेंध काटो, चोरी करेंगे चल के। ठीक है, तो हमने सेंध काटने का दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, चोरी करने के, ठीक है, प्रयत्न का दुष्प्रेरण ये हमने किया है। तो चोरी का प्रयत्न ये आपने किया है,
तो चोरी के प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध है ही नहीं। इसलिए आप 511 या धारा 62 इसकी सहायता से दंडित किए जाएंगे। लेकिन चोरी के प्रयत्न के दुष्प्रेरण के लिए भी इसी सेक्शन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बातें लिखी हैं। वो कहता whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for life or imprisonment, तो चोरी पनिशेबल विद imprisonment है, ठीक है। इसलिए whoever attempts to commit, जो इस चोरी का प्रयत्न कर रहा है, तो वो तो आप हैं, ठीक है ना, वो तो आप हुए। कहता है जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का, तो ये तो आप कर रहे हैं, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा ठीक है, हिंदी सही नहीं आ रही है, इधर ही देखें। और टू काज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, आर अलग कर देता है सेक्शन को, ठीक है, पीछे से, या ऐसे अपराध को कारित किया जाना, ठीक है, प्राप्त करेगा, ऐसे आएगा आर टू काज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या उस कारण को उत्पन्न करेगा कि ऐसा काम किया जाए, ठीक है। तो एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ऐसे प्रयत्न के किए जाने में अपराध की दिशा में कोई काम ये कर देगा, ठीक है। shall where no express provision is made by this संहिता for the punishment of such attempt be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life as the case may be, or 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense। तो कहता है कि जो ऐसे अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा अपराध कारित किया जाना, ठीक है, ये प्राप्त करेगा, ठीक है, कि ऐसा अपराध किया जाए, इन दोनों को इस सेक्शन के अंतर्गत दंड मिलेगा, ठीक है। तो 62 केवल ऐसे अपराध के प्रयत्नकर्ता को ही दंडित करने के संबंध में प्रावधान नहीं करता, ठीक है, जिस अपराध के करने के प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त दंड इस संहिता में उपबंधित नहीं है, बल्कि ऐसे दुष्प्रेरक, ठीक है, जो कि सेक्शन 62 में वर्णित अपराधों के प्रयत्न के लिए दुष्प्रेरण करेगा, उसके लिए भी दंड का उपबंध इसी सेक्शन में हो रहा है, ठीक है। दंड कितना है वो आगे लिखा ही है, देख ही लेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि 62 प्रश्न को जिस रूप में परिभाषित कर रहा है वो रूप अलग है, और भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता इसमें हत्या के प्रश्न को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, वो प्रश्न अलग है। आप यहां देखें प्रश्न को कैसे परिभाषित कर रहा है। कहता है जो कोई संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई काम करेगा, अपराध करने की दिशा में कोई काम करेगा, यानी बस कुछ भी कर दिया आपने जो अपराध करने की दिशा में है, उस काम से अपराध होगा
या नहीं होगा यह तय नहीं है। ठीक है, अपराध करने की दिशा में कोई काम करेगा और जो आपराधिक विधि होती है वो जैसे लिखी है ठीक वैसी ही पढ़ी जाती है। अगर ये लिखा कोई काम करेगा तो मतलब कोई काम करेगा, उसका अर्थ आप ये नहीं ले सकते कि पूर्णता से बिल्कुल पहले वाला काम करेगा, यह अर्थ नहीं लिया जा सकता। और जबकि 307 आप पढ़ें तो वहां डेफिनेशन में क्या कहता है कि अगर काम पूरा हुआ होता तो हत्या का अपराध हुआ होता, और चूंकि पूरा नहीं हुआ इसलिए हत्या का प्रयत्न माना जाएगा। अब 511 या 62 और हत्या का प्रयत्न, इसे देखें तो बिल्कुल अलग हो जाती है बात, क्योंकि काम पूरा हुआ होता तो हत्या होती। इसका मतलब यह हुआ कि प्रयत्न का जो ट्रांजैक्शन था, प्रयत्न का जो संव्यवहार था, वो इस लेवल तक पहुंच गया था कि बस अगला काम हत्या ही घटित करता। ठीक है, अगला काम हत्या ही घटित करता। चूंकि अगला काम नहीं हो पाया इसलिए मामला हत्या से कम रह गया। ठीक है, और तब हत्या का प्रयत्न मानेंगे, क्योंकि 109 आप देखें, 109 डेफिनेशन बदली थोड़ा ही है। 109 में क्या कह रहा है, जो कोई किसी ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय और ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर दे तो वह हत्या का दोषी होगा। ठीक है, वह दोनों में से, ठीक है, ऐसे ज्ञान, ऐसे आशय से और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करेगा कि अगर मृत्यु हो तो हत्या होगी। और जब हत्या की डेफिनेशन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो वह काम ऐसा होगा कि मृत्यु लगभग तय होगी, और अगर लगभग तय नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, हत्या नहीं होगी। ठीक है ना, तो हत्या हो ही नहीं सकती। ठीक, हम ये लोग मूर्ख है, बीच में चली गई थी लगता है, मैं आई और चली गई। ठीक है, तो हत्या हो ही नहीं सकती, केवल हत्या का प्रयत्न। ठीक है, इसका मतलब तभी हो सकता है जबकि काम ऐसा हो कि उस काम के पूरा होते ही हत्या होगी। और इसका मतलब यह हुआ कि हत्या के प्रयत्न के लिए जब संव्यवहार शुरू हो तो वो उस लेवल तक जाना चाहिए जहां अगला काम हत्या ही है, यानी पूर्व अंतिम काम, पूर्व से, ठीक है, जो अंतिम से ठीक पहले का काम है, जब वहां तक मामला पहुंच जाए तब हत्या का प्रयत्न होगा, अदरवाइज हत्या का प्रयत्न नहीं हो सकता। अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें, और जबकि अन्य अपराध, ठीक है ना, अन्य अपराध जिनके प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं है और जिनके लिए सेक्शन 62 बनाया गया, यह धारा 511 बनी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अपराध को करने की दिशा में कोई काम करेगा, ठीक है,
कोई काम का मतलब यह हुआ कि बस अपराध करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए, यद्यपि मंजिल बहुत दूर है। अभी अपराध का होना, अपराध की पूर्णता वो बहुत दूर है, वहां तक नहीं पहुंचे। बस एक काम कुछ भी हो गया तो अपराध करने का प्रयत्न धारा 62 के अंतर्गत मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह निकल आया कि प्रयत्न, इसकी एक डेफिनेशन आईपीसी या बीएनएस में नहीं दी गई। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया हर प्रश्न के लिए अलग परिभाषा आ गई, इसका तो अर्थ यह आ गया। ठीक है, और विधायिका को इस ढंग की ताकत है। ठीक है ना, विधायिका ऐसा कर सकती है। ठीक है, अगले सेक्शन रेप के हैं। तो रेप जो अब तक नहीं समझा जाता था, अब उसे रेप माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब विधायिका को किसी भी अपराध के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको बदल देने की ताकत है। और जब उसने हत्या के प्रश्न को अलग ढंग से डिफाइन किया और अन्य अपराधों के प्रश्न को, जिनके प्रश्न को अभिव्यक्त रूप से अपराध घोषित नहीं किया गया है, जिन्हें धारा 62 के माध्यम से दंडनीय बनाया गया या जिन्हें धारा 511 के माध्यम से दंडनीय बनाया गया, उनके संगठकों में जबरदस्त अंतर, ठीक है ना, परिभाषा के मुताबिक दिखाई देने लगा। ठीक है, इसका अर्थ तो फिर यही निकलेगा कि हत्या का प्रश्न या प्रत्येक प्रश्न को बीएनएस में अपनी ही डेफिनेशन के मुताबिक देखना पड़ेगा। आप प्रश्नों के संबंध में एक परिभाषा ये बीएनएस में स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है ना, यूं तो सामान्य तौर पर देखें तो प्रश्न, हमने आपसे कई बार चर्चा की कि यह प्रारंभ कब होगा, तो कहते हैं कि प्रारंभ उस क्षण हो जाता है जिस क्षण काम का पूरा होना आपके अपने नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण रुक जाता है। ठीक है ना, जिन परिस्थितियों की वजह से आपकी तैयारियां पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, वे परिस्थितियां आपके अपने नियंत्रण के बाहर होती हैं। ठीक है ना, और हम ये खुद नहीं कह रहे हैं, हम एक बात भी खुद नहीं कहते। आप दृष्टांत देखें तो क्या कहता है, का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में काम किया है, चोरी करने की दिशा में। और हम लोग इन्हीं शब्दों को मिस कर देते हैं, इस वजह से गड़बड़ होती है। ठीक है, उसने चोरी करने की दिशा में काम किया है। संदूक तोड़कर खोला तो है ही आपने, मिले नहीं मिले गहने, इससे फर्क क्या पड़ा। 62 इसे चोरी का प्रयत्न मानेगा। हत्या का प्रयत्न होता बात अलग थी, और वहां भी बात अलग नहीं बचेगी अभी, ठीक है, वहां भी नहीं बचेगी। लेकिन अभी हम वहां नहीं पहुंचे जहां बात अलग नहीं बचेगी। तो अभी
हत्या के प्रश्न में बात अलग है, लेकिन यहां चोरी की दिशा में काम हो गया, और चूंकि चोरी की दिशा में काम हो गया इसलिए 62, और अब तो चोरी की धाराएं 317 वगैरह हैं, 317(1), 317(2), उसके अंतर्गत अपराध हो गया है। या अगर आईपीसी की बात करें तो 379, 511 हो गया है। ठीक है, क्योंकि अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, अपराध होना संभव हो, नहीं लिखा है। अपराध करने की दिशा में कोई काम करेगा। आगे अगला देखें, का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है, या की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता है। का इस धारा के अधीन दोषी है। आपने अपराध करने की दिशा में कुछ कर दिया है, आपने जेब में हाथ डाल दिया, कुछ भी न मिलने के कारण आप असफल हुए, और मिलना न मिलना यह आपके नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति है, यह आपके नियंत्रण की परिस्थिति नहीं है। या यूं कहें, एक तरीका और भी होता है प्रश्न को जानने का, कि जहां से आप वापस हो सके वहां तक तैयारी है। जब आप वापस हो ही नहीं सकते तब फिर तैयारी नहीं है, प्रश्न है। ठीक है, आपने घी में मिलावट करनी चाहिए, मिलावटी सामान लेकर आप अंदर गए जहां घी रखा था, अभी तक तैयारी है, लेकिन आपने जब डालना शुरू कर दिया उस मिलावटी पदार्थ को घी में, ठीक है, फिर तैयारी नहीं है। हो यह भी सकता है कि आप ऐसे करो, मिलावटी पदार्थ का पॉट, तब तक खोपड़ी पर ईंट गिरे या हाथ पर कुछ गिरे और आपका हाथ डगमगा जाए और घी मिलावटी न बने, लेकिन अपराध करने की दिशा में कुछ हो गया, और चूंकि अपराध करने की दिशा में कुछ हो गया इसलिए प्रयत्न हो गया है। तो शुरुआती दौर से 307 को लेकर बड़ा विवाद रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मत का रहा कि जब तक, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर अपराध करने की दिशा में कर दिया गया है, ठीक है, कुछ भी अपराध करने की दिशा में किया गया है, तो धारा 62 के प्रयत्न के समान हत्या का प्रयत्न भी माना जाएगा। ठीक है, कुछ भी किया गया, लेकिन बंबई उच्च न्यायालय वगैरह इस मत से सहमत नहीं रहे। उनका कहना यह था कि नहीं, हत्या की डेफिनेशन अलग है, वहां प्रयत्न तभी मानेंगे जब किया गया काम ऐसी परिस्थितियों में है और इस प्रकार से किया जाए कि अगर काम पूरा हो तो हत्या होगी, और इसमें अपराध की दिशा में कुछ भी करना यह नहीं माना जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट, इसमें डिफाइन किया है, और अब बात एक ही हो गई है, और यह कहा है
कि हत्या का प्रयत्न भी उस समय मान लिया जाएगा जब अपराध करने की दिशा में कुछ भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अपराध करने की दिशा में आप कुछ करते हैं, ठीक है ना। और बस यही है सारी, ठीक है, खूबसूरती सेक्शन की। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जहर दिया, अपनी समझ से, इनफैक्ट चीनी थी, हत्या का प्रयत्न हुआ नहीं हुआ, ठीक है, अपनी समझ से संख्या दी, लेकिन इन एक्चुअल चीनी थी। आपका दायित्व तो क्या है, ठीक है, ये सवाल उठते हैं। तो अब ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट, इसके बाद ये माना जाएगा आपने हत्या का प्रयत्न किया, ये माना जाएगा, क्योंकि अब 62 का प्रयास और 307 यानी हत्या का प्रयास, ये अलग अलग बातें नहीं बची। पहले ये होता कि चूंकि किया गया काम ऐसी परिस्थितियों में नहीं है, ठीक है, कि उस काम के पूरा होने से हत्या का अपराध घटित हो, तो डेफिनेशन के मुताबिक कैसे हत्या होगी? अरे भाई, आपने संख्या समझ के किसी को चीनी खिला दी तो मरेगा कैसे? इनफैक्ट तो वो चीनी ही है, और जब वो चीनी ही है तो मरना असंभव, और जब मरना असंभव तो 109 या 307 संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि वो तो कहती है कि काम ऐसी परिस्थितियों में होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे आशय और ज्ञान के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, कहा ऐसे आशय और ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है ना, इस आशय और ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में कि अगर मृत्यु हो तो हत्या, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, चीनी है, ठीक है। तो पहले इसे हत्या का प्रयत्न नहीं मानते, यानी कब? ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट से पूर्व। और हमने आपसे कई बार कहा कि इस सवाल को जब हम एग्जाम देते थे तो अनेकों बार हम गलत करके आए और अपनी जिद में करके आए, और हमें उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि सीधी बात, जब तक मेरा दिमाग संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ मानते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गलतियां भी हुई हैं और वो भी सुधारी गई हैं। हमारा सीधा तर्क यही था कि भाई 307 की डेफिनेशन ये कहती है कि कार्य इस आशय, इस ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में होना चाहिए कि यदि काम पूरा होता तो हत्या होती। चीनी है तो चीनी हमने क्या मानकर खिलाई है, इससे फर्क क्या पड़ता है? आदमी मरे कैसे? मर तो सकता ही नहीं। इसलिए अगर चीनी संख्या समझकर खिलाई गई तो ये व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है। हम यही लगाते रहे और गलत होता रहा।
क्योंकि ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ये डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और निश्चित तौर पर इसमें हमने पूरा मुकदमा थोड़ा ही पढ़ा है, क्या रीजनिंग उन्होंने पकड़ी है ये नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 62 इसी का स्टैंडर्ड लागू होगा हत्या के प्रश्न में भी, और अपराध करने की दिशा में कोई काम बस पर्याप्त है, यानी तैयारी पूरी और अपराध करने की दिशा में आपने कोई काम ये कर दिया। अब दरअसल है क्या कि हम लोग हमेशा गोली बंदूक इसी से 307 और 302 सोचते हैं, ठीक है, जबकि वहां क्या लिखा है, आप कोई काम ऐसा करो, ठीक है, जिसका परिणाम मानव मृत्यु के रूप में आ सकता हो। एक बीमार आदमी है, एक दिन भी भूखा रखने से उसकी मौत होगी, हम जानते हैं, हमने उसे कमरे में बंद कर दिया इस प्रकार कि किसी को पता ही ना लगे कि वो वहां बंद है, खाना तो मिलेगा नहीं। तो जैसे ही हमने बंद किया, अब हो सकता है वो चिल्लाए, खुल जाए तुरंत, ठीक है, और एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, यानी 23 घंटे 59 सेकंड पर भी अगर उसे खाना मिल जाएगा तो बच जाएगा, ठीक है। तो किस क्षण हमने हत्या का प्रयत्न किया, 23 घंटा 59 मिनट बीत जाने पर यह जिस क्षण बंद किया उसी क्षण, ठीक है। तो पिछली जो व्याख्या थी उससे उत्तर नहीं आ सकता था, अब जो व्याख्या ओम प्रकाश में आई है इससे उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। गोली बंदूक वाले मामलों को छोड़कर बाकी सारे मामलों में यही न्यायोचित दिखाई देता है कि जैसे ही अपराध करने की दिशा में कोई काम किया जाए, अपराध का प्रयत्न मान लिया जाए, और यही स्टैंडर्ड आपका 62 में दिया गया है। यानी आज की तिथि पर प्रश्नों के संबंध में विधि में एक रूपता आ गई है। अब हत्या का प्रश्न भी तब मान लिया जाता है जब अपराध की दिशा में, यानी हत्या के प्रश्न की दिशा में कोई काम यह कर दिया जाए, कुछ भी किया जाएगा हत्या के प्रश्न की दिशा में तो माना जाएगा। अब सवाल यह है कि आप निर्णायक बिंदु हैं, आप हत्या की दिशा में या अपराध की दिशा में कोई काम करते हैं, ठीक है ना। लिखा यह है कि कब, जब अपराध की दिशा में कुछ भी आप कर देते हैं, ये आप हैं, आपसे डिसाइड होगा। अब आप मूर्ख हो सकते हैं और आपकी मूर्खता इस लेवल की हो सकती है कि आप एक काम उस ढंग से कर सकते हैं जिस ढंग से उस काम का किया जाना बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता, लेकिन आप उस ढंग से कर रहे हैं। जैसे आप किसी का गला दबाकर उसे मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उसका गला आपके हाथों की पहुंच में नहीं है, ठीक है। तो अपराध करने की दिशा में आपने, ठीक है, कोई काम ये कर दिया है, लेकिन ये इतना असंभव है, इतना असंभव है कि युक्ति संगत रूप से यह मानना ठीक नहीं है कि आपने अपराध करने की दिशा में कोई काम किया है। आपने अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन ये तो किया है, लेकिन बातें युक्ति संगत होनी चाहिए।
हां, ये ठीक है। आपने चीनी को संख्या समझा और दूसरे को दे दिया, या आप हत्या के प्रयत्न के, ठीक है, दोषी माने जाने चाहिए, क्योंकि आपने अपराध करने की दिशा में ही कोई काम किया है। आपको चीनी संख्या की पहचान नहीं थी, ठीक है ना? आपको चीनी और संख्या की पहचान नहीं थी। यदि आपने चीनी के धोखे संख्या दे दी होती तो भी दुर्घटना ही होती, ठीक है भाई, तब भी तो दुर्घटना ही होती। और दुर्घटना, इसके लिए कोई दंड होता नहीं। अगर आपने उपेक्षा या उतावलेपन का परिचय दिया होता तो भी हत्या नहीं होती, ठीक है। उपेक्षा या उतावलेपन से कारित मानव मृत्यु का मामला होता। तो बातें तो दोनों तरफ वैसे ही चलेंगी। आपने संख्या को चीनी समझा, अलग बात। आपने चीनी को संख्या समझा। आपकी जो दोषी मानसिकता है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। आप तो संख्या ही दे रहे थे, बाई चांस था कि संख्या और चीनी में समानता थी, ठीक है। तो आप आज की डेट पर हत्या के प्रयत्न के दोषी ही माने जाएंगे, क्योंकि अब डेफिनेशन बदल गई है। अब अपराध की दिशा में कोई काम, हां, इतना असंभव आप कर रहे हो कि उससे एक युक्ति संगत मनुष्य मान ही नहीं सकता कि यह अपराध करने की दिशा में किया गया कृत्य है, तब तो बात अलग है। अदरवाइज अगर एक युक्ति संगत मनुष्य ये मान सकता है कि वॉट एवर यू हैव डन, यह अपराध करने की दिशा में ही प्रयत्न था, ठीक है, यह अपराध करने की दिशा में ही काम था, ये अलग बात है कि उस काम से पूर्णता हो ही नहीं सकती थी, वो अलग बात है। आप हैं, आप डिसाइडिंग अथॉरिटी। जैसे हम लोगों ने कहा हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था, उसका उदाहरण ज्यादा स्पष्ट करता है बात को। क्या लिखा है? जबकि याची के साथ प्रत्यर्थी ने क्रूरता का व्यवहार किया, ठीक है, प्रत्यर्थी ने जो व्यवहार याची के साथ किया, याची ये मानता है कि वो क्रूरतापूर्ण है। याची मानता है, हो सकता है याची के घर वाले ना मानते हो सकता है याची के पड़ोसी ना मानते हो, ठीक है, लेकिन वैवाहिक रिश्ते याची और प्रत्यर्थी इन्हीं के बीच चलने हैं। इसलिए याची और प्रत्यर्थी के मध्य जो कुछ घटा, उसके संबंध में स्वयं याची और प्रत्यर्थी की मान्यताएं क्या है, सिर्फ यही महत्व की बात है। उसके संबंध में सामाजिक मान्यता क्या है, कि कोई महत्व की बात नहीं, ठीक है। याची ये शिकायत करती है कि प्रत्यर्थी ने उसे जानवरों के नाम से संबोधित किया, कुत्ता कहा, कमीना कहा। हो सकता है जो याची के मित्र हैं वो इस बात को ओवरलुक कर दें, लेकिन अगर यह साबित होता है कि याची वाकई ऐसे परिवार का है या ऐसे परिवार की है जहां इन शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं माना जाता, तो यह प्रत्यर्थी के द्वारा याची के प्रति क्रूरता हो सकती है। हमने आपसे कई बार कहा कि सत्य दो है, एक वो जो आपके लिए सत्य है,
और एक वो जो सबके लिए सत्य है, और दोनों सत्य आपके लिए सत्य ही है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि जो आपके लिए सत्य है वो दूसरे के लिए भी सत्य हो। आप डायबिटिक हैं तो आपका सत्य यह है कि चीनी जहर है, लेकिन दूसरा ज्वाइंटिस से ग्रस्त है, उसका सत्य यह है कि चीनी अमृत है। ठीक है ना। और एक सार्वभौमिक सत्य है कि अति हर चीज की खराब है, यह सबके लिए सच है। तो ऐसे ही क्रूरता की एक डेफिनेशन यह हो सकती है कि ऐसा काम जो सबको क्रूरता लगेगा, भले याची और प्रत्यर्थी किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि के हों, और एक ऐसा व्यवहार जो याची को तो क्रूरतापूर्ण लगता है लेकिन अन्य लोगों को नहीं लगेगा, तो याची उस व्यवहार के आधार पर भी तलाक की अज्ञप्ति की अधिकारी या अधिकारिणी होगी। ठीक है ना। यद्यपि अन्य लोग नहीं होंगे, यही स्टैंडर्ड यहां है। आप क्या सोच रहे थे? आपने बच्चों को डराने के लिए रियल बंदूक में कार की गोलियां लगाई और उठाई और तान दी। आपने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? आप जानते हैं कि कार की गोली नुकसान नहीं देगी, और आपकी कार की गोली के बारे में यह विश्वास है कि लीथड़ का कारतूस है। इनफैक्ट वो कारक है, और आपने लगाया और चला दिया। आपने अपराध करने की दिशा में काम कर दिया है, अब आप दोषी हैं। ठीक है। तो ये परिस्थितियां देखी जाएंगी। इट इज यू, आपसे डिसाइड होंगी बातें। ठीक है। असंभव कार्य करने के प्रयत्न, ठीक है, क्या अपराध माने जा सकते हैं या अपराधों को करने का प्रयत्न माना जा सकता है? तो जो दृष्टांत हैं दोनों, इनके आधार पर कह सकते हैं कि असंभव कार्य को करने का प्रयत्न भी अपराध हो सकता है। ठीक है। शर्त यह है कि आपके द्वारा अपनी समझ में, अपनी जानकारी में अपराध करने की दिशा में कुछ किया गया हो। ठीक है। आपकी अपनी जानकारी में दोनों दृष्टांत इस कथन की तस्दीक करते हैं कि दोनों में आप अपराध करने की दिशा में ही कार्य कर रहे हैं। यद्यपि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराध का होना असंभव है। ठीक है ना। अपराध नहीं हो सकता, लेकिन आप अपराध करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। यहां से यह बात निकलती है कि अगर आप पागल हो गए हैं, यानी आप एक युक्ति संगत मनुष्य नहीं हैं और अपनी बेवकूफी के कारण कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी जानकारी या आपके मुताबिक अपराध करने की दिशा में कुछ है, कोई एक काम है, लेकिन उस काम को कोई दुनिया का आदमी अपराध करने की दिशा में किया गया कार्य मान ही नहीं सकता, तो बात अलग है। अदरवाइज दृष्टांतों की सहायता से जो स्थिति आ रही है वो ये कि यदि अपराध असंभव होने पर भी अपराध की दिशा में आप कुछ भी करेंगे,
ठीक है, कोई काम करेंगे तो अपराध का प्रयत्न माना जाएगा। और आज की तिथि पर हत्या के संबंध में भी यही चीज लागू है। ठीक है, हमने खूब गलत किया है इसको। ठीक है, इस पर जब प्रॉब्लम आई हमने गलत की है, लेकिन आज आपको समझ लेना चाहिए कि अब हत्या के प्रयत्न और इन प्रयत्नों में कोई अंतर नहीं बचा। आज दोनों बातें एक हो गई और प्रयत्न तब मानेंगे जब आपने अपनी समझ में अपराध करने की दिशा में क्या कर दिया है। कोई काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई काम कर दिया है तो प्रयत्न आपने कर दिया, ये माना जाएगा। ठीक है, और हमने कल भी और कई बार चर्चा आपसे की कि अपराध 4 स्टेजेस से गुजरता है: आशय, तैयारी, प्रयत्न। और आशय क्या है? आशय तो एक मानसिक प्रेरणा है जो आपके आचरण को, यानी आपकी शारीरिक गतिविधि को एक विशेष दिशा में निर्देशित करती है, डायरेक्ट करती है, और आप उस विशेष दिशा में अपनी शारीरिक गतिविधि को चलाते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि आप एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और उस उद्देश्य को आप इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, अड़ोस पड़ोस की परिस्थितियां हैं, चल रही परिस्थितियां हैं, उनमें आप उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेना अपने लिए लाभदायक मानते हैं। ठीक है, इसलिए उस लाभदायक उद्देश्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से जब आप अपने शरीर को, ठीक है, एक विशेष दिशा में संचालित होने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये जो प्रेरणा है इसे ही आपका आशय ये कहा जाता है। यही आपका आशय है। ठीक है ना? और आशय आपके मन में होता है। इसका प्रकटीकरण कैसे हो? तो इसका प्रकटीकरण जब आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए उनका एकत्रीकरण करने लगते हैं, तो प्रकट होने लगता है कि आप अपने आशय को क्रियान्वित करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उन साधनों का संकलन कर रहे हैं। ठीक है, और साधनों का संकलन ये तैयारी कहलाएगा, ये तैयारी है। लेकिन साधनों का संकलन हो जाने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि आप उन साधनों का उपयोग करेंगे ही, लेकिन अगर उन साधनों में से किसी एक का भी उपयोग आपने कर लिया, अर्थात अपराध करने की दिशा में कुछ भी कर दिया, तो अब आपने प्रयत्न कर दिया है। यद्यपि यह प्रयत्न जरूरी नहीं है कि पूर्णता से ठीक पहले वाला काम, ठीक है, यह अपने में किया जाना सुनिश्चित कर रहा हो, लेकिन फिर भी चूंकि अपराध करने की दिशा में प्रयत्न हुआ है, इसलिए अपराध करने की दिशा में कोई काम हुआ है, इसलिए इसको प्रयत्न ही कहेंगे। और यही डेफिनेशन आई है और यही दृष्टांत। भले ही काम असंभव है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि असंभव है, आपको नहीं मालूम संदूक खाली है, आपको नहीं मालूम उसकी जेब में कोई कुछ नहीं है, तो आप मापदंड हैं। ठीक है, दांडिक विधि में सारे मापदंड आपसे निर्धारित होंगे, परिस्थितियों से नहीं। आपको अच्छा बनाना यह दांडिक विधि का उद्देश्य है। ठीक है, और अगर आपने इस प्रकार के प्रयत्न किए, ठीक है, तो दंड क्या मिलेगा? तो 62 कहता है कि यदि अपराध हुआ होता तो जो अधिकतम दंड प्रोवाइड था उसका आधा, ठीक है, उसका आधा मिलेगा। और 62 किसको लागू हो रहा? उन अपराधों को जिनमें आजीवन कारावास या कारावास यह प्रोवाइड है। इसका मतलब 62 हत्या को लागू नहीं है, क्योंकि उसमें मृत्युदंड भी वैकल्पिक दंड है। वो तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि एक शर्त और लिखी हुई कि अभिव्यक्त रूप से कोई उपबंध ना हो,
तो वो तो उसके कारण से भी बाढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 467 मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना, ठीक है, उसमें आजीवन कारावास जैसे दिया गया है, उसको यह लागू हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं मृत्युदंड भी वैकल्पिक दंड के रूप में है तो, और उसके प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में नहीं है तो उसको यह लागू नहीं होगा। दंड केवल आजीवन कारावास या कारावास का ही होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसे अपराधों को करने का प्रयत्न किया तो दंड कितना मिलेगा आपको? ठीक आधा। किसका? यदि अपराध पूर्ण हुआ होता तो जितना अधिकतम आपको मिल सकता था उसका आधा। और आपसे चर्चा की गई थी कि यहां भी आधा। अब अगर आपने ऐसे अपराध को करने का प्रयत्न किया है, ठीक है, जिसमें आजीवन कारावास प्रोवाइड है अधिकतम दंड के रूप में अपराध हो जाने की दशा में, और वो पूरा नहीं हुआ, अर्थात उसका सिर्फ प्रयत्न हुआ और प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध संहिता में है भी नहीं, तो 62 या 511 के माध्यम से व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और उस दशा में उसे आजीवन कारावास का आधा यह देना पड़ेगा। तो आजीवन कारावास का आधा ये कितने दंड को माने, इसी समस्या के समाधान के लिए धारा 57 आईपीसी थी, जो ये कहती थी। और आज भी 57 की जगह कौन सा सेक्शन आया है? धारा 7 यानी 7, ठीक है। उसमें यह लिखा कि जब भी आजीवन कारावास की गणना वर्षों में करने की जरूरत पड़े तो उसे ऐसा मान लेंगे कि मानो वह 20 वर्ष का कारावास है, अदरवाइज आजीवन कारावास 1860 से लेकर आज तक आजीवन कारावास ही है। केवल इन्हीं दशाओं में उसे 20 साल का कारावास माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो आप खूब समझ लेंगे कि अब हत्या के प्रयत्न और अन्य प्रयत्नों में कोई भेद नहीं, और प्रयत्न तब जब अपराध करने की दिशा में कोई काम यह हो गया, ठीक है। भले ही परिस्थितियां ऐसी हों जिनमें कार्य का किया जाना असंभव हो, लेकिन यदि आपको यह नहीं मालूम, आप अपनी ओर से अपराध करने की दिशा में ही कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आपने अपराध का प्रयत्न किया है और आप दंडित होंगे। अगर उसके लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध होगा तो उस उपबंध के मुताबिक, और नहीं होगा तो 62 या 511 इसके मुताबिक, ठीक है। ये आपका प्रश्नों के संबंध में हुआ। अब हम लोग रेप पर बात करेंगे कल, देखेंगे।